हाँ भाई बच्चों, क्या हालचाल आप लोगों के? कैसे हो और कैसे चल रही तैयारी आपकी जेई एडवांस को लेकर के? बढ़िया ही चल रही होगी। नहीं चल रही है तो बेटा बढ़िया चलाओ, है ना। और अच्छे से मेहनत करो। वेल, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आईआईटी जेई मैथ्स एकेडमी में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और आईआईटी जेई मैथ्स एकेडमी ने जो रैंकर प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की है, आई एम श्योर कि आप इस सीरीज को बहुत ही अच्छे ढंग से सॉल्व कर रहे होंगे और सभी प्रॉब्लम्स को आप इंजॉय भी कर रहे होंगे। वेल, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डे 39 का टास्क, दैट इज डीपीपी नंबर 39। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ पहले एक बार डीपीपी का पैटर्न समझ लेते हैं। सिंगल करेक्ट की बारे में बात करें तो 3 सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद मल्टीपल करेक्ट की बात करें तो 4 मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और देन हमारे पास 3 न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। बाद में उसका आंसर की दे रखा है जैसा गिवन होता है ना। ठीक है, नाउ तो स्टार्ट करें फर्स्ट क्वेश्चन से। अच्छा बच्चों देखो, फर्स्ट जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना, और बहुत ही सही क्वेश्चन है। क्या दे रखा है फर्स्ट को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है लेट एक एस सेट दे रखा है जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3। एक फंक्शन एफ है जो एस से एस में डिफाइंड है, सेटिस्फाइंग दिस प्रॉपर्टी। एफ ऑफ एफ एक्स कितना आ रहा है? एफ एक्स के बराबर आ रहा है ना। पूछा है हाउ मेनी डिफरेंट फंक्शंस आर देयर फॉर एफ एक्स, तो कितने सारे फंक्शंस वहां पर होंगे, ये हमसे पूछा हुआ है। ठीक है ना। तो कंडीशन क्या दे रखा है? पहले कंडीशन दे रखा है हमारे पास में एफ ऑफ एफ एक्स बराबर एफ एक्स है, पहली बात। ठीक है, मतलब जो इनपुट हमने डाला है उसमें क्या आना चाहिए? आउटपुट में बाहर एफ एक्स निकल के आना चाहिए। इस बात को भी आप समझिए। अच्छा तो पहले तो आप इस बात को समझो कि फंक्शन एफ का अगर मैं डायग्राम बनाऊं, फंक्शन एफ कैसे डिफाइंड है? सेट एस से सेट एस में डिफाइंड है। मतलब इसमें एलिमेंट है 1 2 3, और यहाँ पर भी एलिमेंट क्या दे रखे हैं? 1 2 और 3, ये 3 एलिमेंट दे रखे हैं। अच्छा, एफ ऑफ एफ एक्स के बारे में अगर बात करें तो देखो ये बात उसने क्या बोली है? एफ ऑफ एफ एक्स के बराबर है ना। ठीक है, तो एफ ऑफ एफ एक्स का डायग्राम आपको बनाना होता तो हमेशा इस तरह से चलते हैं ना। ऐसे समझिए, पहले आप एक्स बनाओगे, इसका आउट इसको हमने कहा डाला? एफ में डाला, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? एफ आएगा। तो ये आ गया एफ है। ठीक है, यहाँ एक्स है और ये एफ एक्स है। ठीक है, अब इस आउटपुट को मैं कहा डाल रहा हूं? एफ के अंदर डाल रहे हैं। तो इस एफ के अंदर हमने यहाँ डाला, तो यहाँ क्या बनेगा? एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब शुरू से लेके एंड तक देखेंगे तो एक्स और ये एफ ऑफ एफ एक्स है। क्लियर बच्चों ना। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ने बोला है कि जो एफ एक्स और जो एफ ऑफ एफ एक्स है दोनों कैसे बराबर हैं। ऐसे कितने सारे फंक्शंस हो सकते हैं जिसमें एफ एक्स और एफ ऑफ एफ एक्स बराबर आ जाए। अच्छा तो कैसे निकालेंगे पहले तो ये समझो ना। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलता हूँ, बहुत ही सिंपल एग्जांपल। मान लेते हैं कि हमने इन सभी एलिमेंट्स को यहाँ पर 1 से कनेक्ट किया। ठीक है, नाउ अब मैं एफ ऑफ एफ एक्स का डायग्राम अगर बनाऊं, मान लेते हैं कि यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 1 यहाँ 2 और यहाँ 3, यहाँ 1 2 3। एफ एक्स का आउटपुट कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अब मुझे फाइनली आउटपुट में 1 चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ कनेक्ट करा दिया। ठीक है, एफ तो हमारे पास ये है। अब आउटपुट में 1 चाहिए तो मतलब यहाँ पर 1 आना चाहिए, ये होना चाहिए। 2 भी कहाँ कनेक्टेड है? 1 से कनेक्टेड, 3 से कनेक्टेड है। अब देखो ध्यान से, शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो 1 इनपुट डाला, आउटपुट कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। 2 इनपुट डाला तो आउटपुट कितना है? 2 मतलब सॉरी 1 आया। 3 इनपुट डाल रहे हैं तो आउटपुट कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। मतलब ये एफ ऑफ एफ एक्स जो लिखा हुआ है, ये कैसे लिखा हुआ है? एफ एक्स के बराबर है या नहीं? बिल्कुल बराबर है। तो जैसे एक केस ये हुआ। ठीक है, ऐसे करके हमारे पास कितने सारे केस होंगे। तो देखो अब इसमें बात समझिए ना। एफ एक्स है तो रेंज में अभी देखा है तो कितने एलिमेंट आ रहे हैं? एक ही एलिमेंट आ रहा है। तो मैंने क्या किया, कुछ कुछ केसेस लिए। केस 1 लिया कि रेंज कंटेन 1 एलिमेंट, एक केस तो ये हो सकता है। एक और केस क्या हो सकता है कि रेंज कंटेन 2 एलिमेंट। ठीक है, 2 एलिमेंट कंटेन करें। या फिर एक और केस क्या हो सकता है कि रेंज कंटेन 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट्स आए। ठीक है, बात को समझना बहुत ध्यान से कि एफ एक्स की रेंज में क्या एक ही एलिमेंट आ रहा है। अब देखो मैं डायग्राम बनाता हूं। मान लो कि हमारे पास में ये एफ है जो सेट एस से सेट एस में डिफाइंड है। ठीक है, यहाँ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और यहाँ भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3। ये ऐसे मान लो कि रेंज में एक ही एलिमेंट आया, या तो एलिमेंट 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है। तो आपने क्या किया, 3 में से कोई एक एलिमेंट का सिलेक्शन कर लिया। उससे करस्पॉन्डिंग फंक्शंस कितने हैं? एक ही फंक्शन आया, ये है ना। ठीक है, तो हमारे पास ये फंक्शंस बने। अब देखो बात समझो ना। अब ऐसा हो सकता है कि रेंज में हमारे पास में 2 फंक्शंस आप ले लो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे देखिए, यहाँ एलिमेंट 1 2 3 लिखे हमने, यहाँ एलिमेंट 1 2 3 लिखे। 1 को 1 से कनेक्ट कराया, 2 को 2 से कनेक्ट कराया। ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास 2 एलिमेंट आने चाहिए, तो 3 में से कोई से भी 2 एलिमेंट आप उठा लो। 1 2 आउटपुट हो सकता है, या 2 3 आउटपुट हो सकता है, या 1 3 आउटपुट हो सकता है।
ठीक है। अब उसके बाद क्या, हमें फंक्शंस निकालने, 3 को कनेक्ट कराना रहेगा। 3 को कनेक्ट कराओगे तो किसी से कनेक्ट करा सकते हैं, 1 से या 2 से, किसी एक से भी कनेक्ट करा सकते हैं। 3 कनेक्ट होने के कितने सारे वेज है हमारे पास, इसको कनेक्ट होने के 2 वेज है, तो टोटल फंक्शंस कितने आ जाएंगे, इनटू 2 ये फंक्शंस बनेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना, एफ ऑफ एफ एक्स बराबर एफ एक्स, और आप देखोगे कि फाइनली हमारे पास ये सारे फंक्शंस आ रहे होंगे। कितने फंक्शंस आए यहाँ से, 6 यहाँ से आए, यहाँ से कितना है 3 आया। अब मान लो कि रेंज में 3 एलिमेंट्स आए, तो 3 एलिमेंट्स आए तो भैया 1 2 3 यहाँ एलिमेंट्स ले लो, 1 2 3 यहाँ एलिमेंट ले लिए, और इनको इस तरह से कनेक्ट कराओ। ठीक है, तो 3 में से 3 ये सब कनेक्शन हो गया, तो कितने सारे फंक्शंस बनेंगे, ऐसे एक ही फंक्शन बना ना हमारे पास तो। ठीक, तो टोटल फंक्शन कितने आ गए, ये टोटल फंक्शंस आ गए, कितना आया है, तो 10 आ जाएगा। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गया होगा, है ना। अब बात करता हूं मैं आगे की। अब बहुत सारे बच्चों को क्या है कि एकदम से समझ ही नहीं आया होगा, ठीक है। जिनको नहीं भी समझ आया ना, अब उनको मैं एक सलाह देता हूं, आप क्या करना, इन सभी केसेस को, पहले वाले केसेस को पूरा लिखो आप, ठीक है, और अंडर दिस कंडीशन आप सेटिस्फाई कराते जाओ 1 बाय 1। कोई दिक्कत नहीं, 10 एक मिनट लगेंगे आपके, थोड़ा माथा खराब होगा, पर आप अंदर की गहराई तक पहुंच पाओगे ना। फिर आप इस वाले केसेस के 6 केसेस आप सारे के सारे लिख दो, छोटे हैं ना 6 केसेस, तो आसानी से लिखे जा सकते हैं। फिर आप इसको सॉल्व करिए ना, आप इजीली समझ जाओगे कि हाँ कैसे सॉल्व कर रहे थे, किस तरह से सॉल्व नहीं करना था। आई एम श्योर कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। ठीक बच्चों, नाउ मूव करते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लेट एबीसी 3 वेक्टर दे रखे हैं जिनका मैग्नीट्यूड है 2 3 5, मतलब ए का मैग्नीट्यूड रेस्पेक्टिवली, है ना, ए का मैग्नीट्यूड 2 है, बी का मैग्नीट्यूड 3 है और सी का मैग्नीट्यूड 5 है। सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड 30 दे रखा है। एक और बात आपने देखा कि यहाँ पर इन सब का मैग्नीट्यूड भी कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई कराएं तो 30 बन रहा है ना, 5 इंटू 3 इंटू 2 30 बन रहा है। मतलब यहीं से एक रिजल्ट निकाल सकते हैं तुरंत, इंस्टेंट, आपको यही समझ में आना चाहिए ना। यहाँ से देखो मैं क्या रिजल्ट लिख सकता हूँ, ए डॉट ऑफ बी क्रॉस सी, आपने ऐसे लिखा है, इसका मीनिंग लिखा, ठीक है, बॉक्स ऑफ एबीसी का। ठीक है, तो आप जब इसका मैग्नीट्यूड खोलेंगे तो ए का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, फिर बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, और इनटू इन दोनों के बीच का एंगल cos थीटा, दैट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या कराओगे, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, बी क्रॉस सी को ओपन किया और साइन फाई लिखा, इनटू cos थीटा लिखा, दैट इक्वल्स टू कितना है 30। इन सब का वैल्यूज कितना आ रहा है 2 3 5, आपने यहाँ डाला, 30 से 30 कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली आया क्या, अल्टीमेटली तो ये आया साइन फाई इंटू कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अच्छा, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है। अच्छा, तो 1 कैसे आ सकता है, 1 एक ही केस में आ सकता है जब ये दोनों 1 1 हो जाए, या फिर ये -1 और -1 हो जाए। ठीक है, अगर दोनों 1 1 हो गए तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा भाई, थीटा का वैल्यू 1 आ रहा है तो उसके बाद कॉस थीटा का वैल्यू 1 आया तो थीटा 0 होना चाहिए। साइन फाई का वैल्यू 1 आ रहा है, इट मीन कि फाई कितना होना चाहिए, पाई/2 होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आई। अच्छा, अब इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ से थीटा का वैल्यू पाई लिखोगे और साइन फाई का वैल्यू -1 लिख रहे तो एंगल फाई कितना आ जाएगा, 3 पाई/2 आ जाएगा। अच्छा, एंगल बिटवीन वेक्टर तो कितना जाता है, 0 से लेके पाई तक ही जाता है, मतलब ये वाला केस नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ यही केस चलेगा। अच्छा, अब इस केस को भी आगे अगर इन डेप्थ अगर समझा जाए, थीटा 0 और फाई कितना आ रहा है, पाई/2, मतलब इसका मतलब क्या हो, बी और सी के बीच का एंगल तो कितना है, पाई/2 आया। मतलब एंगल वेक्टर बी यहाँ लिखा हुआ, वेक्टर सी यहाँ लिखा हुआ है। चलो ऐसे बना लेते हैं ना, वेक्टर बी और सी तो हमारे पास कैसे परपेंडिकुलर है, वेक्टर बी और वेक्टर सी तो कैसे हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। अब उसने क्या बोला है, एक बात तो मैं ये समझ में, आगे उसने क्या बोला है कि ए और बी क्रॉस सी के बीच का जो एंगल है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब ए इज पैरेलल टू बी क्रॉस सी, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो बी क्रॉस सी कहाँ होगा, इसके दोनों के परपेंडिकुलर आएगा, ये आ गया परपेंडिकुलर बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी ये आया, मतलब सी कहाँ, ए वेक्टर कहाँ होगा, इसकी डायरेक्शन में होगा, पैरेलल है तो वेक्टर ए इस डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में रहा वेक्टर ए। इट मीन कि भैया हम क्या बोल सकते हैं, वेक्टर ए कैसा है, बी और सी दोनों परपेंडिकुलर है, इट मीन कि ए बी सी तीनों कैसे आएंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। पहली बात तो हमने क्या यहीं से एक रिजल्ट निकाला, प्रॉब्लम को हमने बाद में पढ़ा, यहीं से समझ करके मुझे इतनी सारी बातें समझ में आ गई ना। अब हम आते हैं अपने मेन प्रॉब्लम पर। प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, प्रॉब्लम में दे रखा है कि अगर इसका जो वैल्यू है वो k है, देन वैल्यू k/103 हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो बहुत आसान सी बात है, निकाल लेते हैं। कितना लिखेंगे, 2a यहाँ से लिखा, b वेक्टर यहाँ से लिखा, c वेक्टर ऐसा लिख लेते हैं, डॉट। ठीक, यहाँ पर क्या करते हैं, a क्रॉस c, क्रॉस ऑफ a माइनस c लिखा है बच्चों ना, यहाँ क्रॉस नहीं है, ध्यान देना है ना, ऐसी गलती हो सकती है आप डायरेक्ट यहाँ क्रॉस समझ के क्रॉस निकालने लग जाए।
अच्छा ए का इन दोनों के साथ क्रॉस लेते हैं, तो ए क्रॉस ऑफ सी क्रॉस ऑफ ए, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। माइनस ऑफ ए क्रॉस सी, आगे अब सी को यहाँ पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, क्रॉस सी, यहां से आ गया प्लस का कितना आ जाएगा, बी वेक्टर आ जाएगा, दैट इक्वल्स टू कितना है, के आया। ठीक है, यहां तक की बात में बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। अब देखो इसको जब सिंप्लीफाई करना है, तो ए को मैं इसके साथ डॉट लूंगा, दूर वाले के साथ डॉट लेंगे, तो ए डॉट ए और बचे हुए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस साइन ऑफ। पास वाले के साथ आप डॉट लेंगे, ए डॉट सी, और बचे हुए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस साइन। इसको अब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए डॉट सी तो यहां से आ जाएगा, और बचे हुए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ऑफ। पास वाले का डॉट लेंगे, सी डॉट सी, और बचे हुए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया। अच्छा एक और बात, यहाँ माइनस साइन आएगा तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस ना, और साथ में कितना आ जाएगा, बी वेक्टर लिखा हुआ है। ये तो हमारे पास ये बना ना। आगे क्या दे रखा है, 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है, और डॉट हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, और दैट इक्वल्स टू कितना दे रखा है, के दे रखा है। क्लियर ना। अब देखो आप यहां तक पहुंचने का सारी बात समझ गए ना। भाई ए और सी परपेंडिकुलर है तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी ना। नाउ तो डॉट तो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। वेक्टर सी हमने यहाँ से लिखा, प्लस साइन हमने यहाँ से लिखा, वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर यहाँ लिखा, वेक्टर ए यहाँ लिखा, प्लस साइन, वेक्टर बी का प्लस वेक्टर बी आ गया। अब क्या लिखा हुआ है, 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, यहां तक की बात हमें क्लियर हुई। अब देखो पॉइंट समझो आप। अब क्या कराएंगे, 2 टाइम्स ऑफ, इसका एक काम करते हैं ना, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देता हूँ, यहाँ 4 टाइम्स ऑफ सी हो जाएगा। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 दे रखा है, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड कितना है हमारे पास, 5 दे रखा था ना, तो 25 ए आ जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, अब देखो अब ए का सभी के साथ डॉट लेंगे, फिर बी का सभी के साथ, और सी का सभी के साथ। ए का डॉट लेते हैं, देखो ए डॉट सी, ए और सी तो परपेंडिकुलर तो 0 हो जाएगा। ए का डॉट लिया ए के साथ में, तो भैया कितना आ जाएगा, 2 यहाँ लिखा है, 25 यहाँ लिखा है, तो 50 तो यहाँ कहीं आ गया, और ये कितना बन जाएगा, ए के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। अब ए का बी के साथ डॉट लेंगे तो 0 हो जाना है। ठीक है, मतलब आपको समझ गया कि ए के साथ ही वैल्यू आएगी, बाकी अदर के साथ में 0 आनी। तो बी का मैं जब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सीधा बी के साथ ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर हमने यहाँ लिख दिया। सी का मैं डॉट लेता हूँ, सी के साथ ही जाओ डायरेक्ट, तो 4 टाइम्स ऑफ सी डॉट सी, तो वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर आ गया। नाउ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, 2 गिवन है ना, तो यहाँ तो वैल्यू कितना आ जाएगा 4, यहाँ वैल्यू कितना आ जाएगा 3 दे रखा है तो 9 आ जाएगा, यहाँ वैल्यू कितना 5 है तो 25 आ जाएगा। तो देखो यहाँ से कितना आ गया 200, तो यहाँ से आया प्लस 9 यहाँ से आया प्लस 100 यहाँ से आया, प्लस कितना आ जाएगा, फाइनली सॉल्व कर तो 309 आ गया। ठीक, तो आपसे पूछा क्या है 309, तो इसका जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है, के है। तो अच्छा आपसे इसका वैल्यू पूछा हुआ है 309 अपॉन 103, कितना है, 3 टाइम डिविजिबल होगा तो 3 आ जाएगा इसका आंसर। सेकंड का आंसर कितना है, सी आया। क्या बच्चों आप इसे सॉल्व कर पाए थे, बहुत ही आसान प्रॉब्लम था, कहीं पर भी इसमें डिफिकल्टी नहीं थी। बस यहाँ पर आपको डेटा को बड़ा ध्यान देना था, जो मैग्नीट्यूड दिया था वो बड़ा गजब का था ना, उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन छिपी हुई थी यहाँ पर, यही काम का पॉइंट था। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर कितना आ रहा है, सी आ रहा है। फर्स्ट का आंसर अपना 10 बी आ रहा था ना, फर्स्ट का आंसर बी है, सही है, सेकंड का आंसर भी सही है ना। ओके, ये सही है अपना, टिक कर लेते हैं, और यहाँ पर सेकंड का सी सही है ना। ओके, ना मूव करें सेकंड प्रॉब्लम थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 3 पर है ना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 भी, ये भी ना गजब का प्रॉब्लम है। क्या देखा है, सीरीज है, सीरीज का सम निकालना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाली सीरीज। ओके, मतलब इनवर्स का कुछ फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा सीरीज का सम निकालना है तो पहला काम तो क्या होना चाहिए, इसको डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स आप लिखें। इतना आपको समझ में आया, डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स जब आप लिखेंगे तो वर्टिकली जब ऐड कराएंगे सारी टर्म्स कट जाएंगे, पहली और आखिरी टर्म बच जाएगी। अच्छा उसने इनफाइनाइट टर्म का सम पूछा हुआ है, मतलब हम पहले सम ऑफ n टर्म्स निकालेंगे और बाद में ले लेंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। ये बात हम कई बार ऐसे डिस्कस कर चुके हैं ना। अब देखो गजब गजब की बात है, आप सीखो। पहली बात तो कोई सवाल में ओमेगा दे रखा है, ओमेगा को लेकर के ये भौचक्के नहीं रहना हमें कि ओमेगा कहीं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर एग्जाम में अगर ओमेगा आ रहा होता है ना, अगर वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो बच्चों वो साइड में आपको लिख करके बताएगा वेयर ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्लियर, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, एक सिंबल की तरह यूज हो रहा है ना। तो पहला काम तो क्या हुआ, सीरीज को डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स लिखना। अच्छा साइन वर्स में कोई फॉर्मूला होता है,
बिल्कुल होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है? साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई डिफरेंस में। अच्छा, इसका क्या वैल्यू आता है? इसका वैल्यू आता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इस फॉर्मूले में क्या गजब है, एक्स यहाँ पर है तो इसका जोड़ीदार यहाँ आता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई है तो इसका जोड़ीदार अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इधर आता है ना। ठीक है। अच्छा, अपने इस सवाल में अब कैसे सॉल्व करेंगे, समझते हैं सवाल को ना। तो बड़े ही ध्यान से मेरी बात को आप समझना और देखो समझो बात को ना। मैंने क्या लिखा, यहाँ लिखा साइन इनवर्स, ठीक है ना। नाउ अब पॉइंट को समझते हैं। एक काम करते हैं, इसको रेशलाइज कराते हैं। तो ऊपर तो 2 ओमेगा प्लस 1 तो मैंने यही रहने दिया, रेशलाइज कराएंगे तो ये कितना बनेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इतना आया ना। आपने क्या किया, ओमेगा यहाँ लिखा और ओमेगा प्लस 1 यहाँ लिखा। ठीक है, रेशलाइज कर दिया। अब नीचे वाले पार्ट को समझिए, इसका स्क्वायरिंग कर रहे हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी आएगा तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस बनेगा तो मतलब ये बन जाएगा 2 ओमेगा प्लस 1, ये इससे कैंसिल। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई। साइन इनवर्स ऑफ, है ना। अब क्या करना चाहिए, चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया। ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा तो यहाँ लिखा हुआ है माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 और ओमेगा ओमेगा प्लस 1, यहां से कितना है, ओमेगा ओमेगा प्लस 1। यहां तक की बात तो मैं समझ में आई है ना। ठीक है, अब पॉइंट को आगे बढ़ समझते हैं ना। अब देखो, ये डिफरेंस के फॉर्मेट में तो आया कुछ कुछ है ना इस जैसा। अब हमें क्या करना है, इसको इस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। एक एक्स यहाँ पर है तो इसका अंडर रूट वाला टर्म यहाँ आना चाहिए। अभी अगर समझे कि एक्स अगर पकड़े है ना तो इसका कौन सा आ रहा है अंडर रूट में ना। चलो अभी समझना थोड़ा मुश्किल काम है ना, वैसे अभी भी समझा जा सकता है, पर आप थोड़ा सा एक बार नंबर को देखो। देखो यहाँ देखो, ये ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा है ना। एक काम करते हैं, 1 जोड़ दूं और 1 घटा दूं। हाँ, कुछ कुछ बात बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है बात, क्या नहीं बन सकती बात। साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ लिखा हमने -1 अपॉन में यहाँ क्या लिखा हुआ, ओमेगा और ओमेगा प्लस 1 माइनस साइन ऑफ, यहां मैंने लिखा ओमेगा स्क्वायर -1 अपॉन में ओमेगा और ओमेगा प्लस 1। ठीक है, अब देखो पॉइंट समझो कि मैं यहां से एक ओमेगा प्लस 1 का होल स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो बाहर अगर कॉमन लिया, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस ऑफ ओमेगा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और बाहर ओमेगा प्लस 1 से कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन ओमेगा। मतलब कुछ कुछ ऐसा फॉर्म तो बना, 1 माइनस कुछ ऐसा आ रहा है ना। ठीक है ना, यहाँ से मैंने ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ पर ओमेगा प्लस 1 बचेगा और यहाँ आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन ऑफ ओमेगा स्क्वायर। क्या इस जैसा फॉर्म बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। अब देखो ये x है, तो ये क्या लिखा हुआ, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये y है तो भैया ये क्या लिखा हुआ, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। मतलब कि भैया ये तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स ऑफ y, ये तो ऐसा कुछ आ गया। अब मुझे क्या करना चाहिए, इसका समेशन, n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक का सम निकालना है। मतलब पहले मैं n टर्म्स का सम निकालूंगा और बाद में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लेंगे। तो ठीक है, n बराबर आपने 1 पुट किया, सॉरी ओमेगा चल रहा है ना, जनरली वेरिएबल n होता है तो वो ध्यान में आ गया। साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 हमने यहाँ से लिखा, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 हमने यहाँ लिखा, प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2 माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 3, ओमेगा का वैल्यू 1 ओमेगा का वैल्यू 2 पुट किया ना, डॉट डॉट चलते गए, साइन इनवर्स। वैसे क्या है, सब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना, इतना सब हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ये मैंने कई बार आपको बताया भी है ना। चलो, ये तो हमने निकाला सम ऑफ n टर्म्स ना, ओमेगा के टर्म्स है ना, और बाद में आप ले लो लिमिट ऑफ ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखो लिमिट हमारे पास क्या जाएगा, ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये इससे कट रहा है, ये इससे कटेगा, ये टर्म यहाँ होगा ऐसे कटेगा, ये टर्म इससे कटेगा, ऐसे ऐसे कट रहा है ना। मतलब क्या टर्म छूट गया, एक तो साइन इनवर्स 1, इसका वैल्यू तो आ गया π/2 माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन ऑफ ओमेगा प्लस 1। ठीक है, ओमेगा इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो जीरो को अप्रोच करेगा, तो फाइनली इसका आंसर कितना आया, π/2 आया। ये आंसर आ रहा है। क्या पूछा था हमसे, सीरीज का सम पूछा है, कुछ और भी पूछा था ना। इस सीरीज का सम इज इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा, π/2 आएगा। क्या आंसर रहेगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्या बच्चों क्लियर है आपको? आई होप आपको थर्ड प्रॉब्लम भी बहुत ही बढ़िया ढंग से क्लियर हो गई ना,
कहीं भी इसमें कोई समस्या नहीं है। नाउ बच्चों, तो हमने 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम। ठीक है, इस प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से समझो, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है ना, सॉल्वेबल प्रॉब्लम, मतलब बहुत ही आसान डीपीपी है ना, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। बट क्या है कि आपके पास पहली बार प्रॉब्लम्स दिख रही होती है ना, जिन स्टूडेंट्स को पहली बार, तो वह अननोन प्रॉब्लम को आप कैसे अटेम्प्ट करते हो, दैट मैटर। प्रॉब्लम सिंपल है या डिफिकल्ट है, इट डजंट मैटर। अननोन प्रॉब्लम्स को आपको अटेम्प्ट करने का आपका वे क्या है, आपकी क्या आपकी उसमें एनर्जी है, ठीक है, कैसे आप एकदम नई तरीके से फटाफट फटाफट सोचते हो, दैट मैटर करता है ना। ओके, क्या देखा है, सॉल्यूशन ऑफ दिस सेटिस्फाइंग, सॉल्यूशन ऑफ थीटा में निकालना है 0 से लेकर 2 पाई में, सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन -1 है ना। नाउ तो अब समझो क्या क्या सॉल्यूशन आ रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान समझिए। लॉग ऑफ टेन थीटा तो यहाँ लिखा हुआ है, बेस में कितना है √3, ये एक टर्म आ गया। नाउ आगे अगर समझें तो यहाँ दे रखा है अंडर रूट ऑफ, अच्छा एक और चीज, log 3 बेस टेन थीटा है, तो आपको एक फॉर्मूला पता ही है भैया, log a बेस b, तो भैया मैं क्या लिख सकता हूँ उसको, 1/log b बेस a, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा इसको, 1/log ऑफ टेन थीटा, तो मैंने यहाँ लिखा बेस 3 यहाँ लिखा, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ √3 का क्यूब, क्यूब को मैंने बाहर दिया है, तो log √3 बेस √3, तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो √3 आ रहा है, तो एक काम क्यों ना करें हमने, यहाँ पर √3 है तो √3 का स्क्वायर कर दूं इसको मैं, बिल्कुल कर दो सर जी, कोई दिक्कत नहीं। इस 2 को बाहर निकालेंगे तो 1/2 करके बाहर आएगा, मतलब ऊपर 2 चला जाएगा, मतलब बराबर में -1 है ना, ठीक है। तो पॉइंट को समझो, एक और काम करते हैं, इसको टी मान लेते हैं, टी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ कितना बन जाएगा हमारे पास में, 2/t यहाँ लिखा हुआ प्लस का 3, दैट इक्वल्स टू -1, ये आ गया, ठीक है। तो ये है। अच्छा देखो इसी क्वेश्चन से एक बात आप समझो, इधर क्या है नंबर, ये पॉजिटिव नंबर है ना, ये एक नंबर है ना, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा है उसको बाद में बात करते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो भाई नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव है तो टी कैसा होना चाहिए, मस्ट बी नेगेटिव। मतलब एक बात तो समझ में आई, टी कैसा होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए, क्लियर है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो एक काम करें, स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग कराएंगे तो टी स्क्वायर यहाँ से आ गया 2/t प्लस का 3, दैट इक्वल्स टू 1 आया। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3t स्क्वायर तो हमने यहाँ से लिखा, प्लस का 2t यहाँ से लिखा, -1 इक्वल्स टू 0 आ गया, क्लियर ना। अब देखो अच्छा इसमें देखो डायरेक्ट देख के समझ में आता है, t बराबर -1 पुट कराओ तो ये माइनस है प्लस 0 आ रहा है, मतलब t + 1 इसका एक फैक्टर आएगा, बिल्कुल सही बात है। बाकी क्वाड्रेटिक का दूसरा फैक्टर तो लिखना बहुत आसान है, 3t स्क्वायर चाहिए तो यहाँ 3t डाल दो, कांस्टेंट में -1 चाहिए, यहाँ +1 है तो यहाँ -1 डाल दो, मतलब t की 2 वैल्यू आ गई, t की एक वैल्यू तो आ गई -1 और दूसरा वैल्यू आ गया 1/3। ये एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि t कैसा है, नेगेटिव है, ये एक्सेप्टेबल रहेगा, ठीक है। तो t का वैल्यू हमारे पास कितना है, -1 आया। ना बच्चों फिर क्या करना चाहिए आगे, तो t का वैल्यू है कितना, log ऑफ tan थीटा बेस में √3 दैट इक्वल्स टू -1। नाउ tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3 पावर में आ जाएगा -1, मतलब यहाँ से आया 1/√3। tan थीटा का वैल्यू ये आ रहा है, मतलब थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री, π/6। tan थीटा पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। थीटा कैसे दे रखा है हमारे पास, 0 से लेके 2 पाई, अरे गजब, 0 से लेके 2 पाई में तो π/6 आ जाएगा, और एक आ जाएगा पाई प्लस π/6 आ जाएगा, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास, ठीक है। तो tan थीटा बराबर 1/√3, थीटा का वैल्यू ये आ गया, ये हमारे पास फाइनल आंसर रहा। 2 वैल्यू जा रही, π/6 आया, एक 7π/6 आया, क्या दे रखा है, π/6, एक वैल्यू तो ये दे रखा है, एक आंसर तो ये हो गया, दूसरा ये वैल्यू आएगा नहीं, है सम। अच्छा अब क्या क्या वैल्यू आई थी हमारे पास, एक तो π/6 आ रहा था, एक आ रहा था 7π/6, दोनों का सम निकालते हैं तो 8π/6 मतलब 4π/3 आ गया। तो ऑप्शन सी इज आल्सो करेक्ट। कौन कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट का ए और सी ऑप्शन आएगा। क्लियर बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी ढंग से क्लियर हो गया होगा, मजा आया आपको ना। आसान प्रॉब्लम था, बट आसान है, पर अटेम्प्ट अपने खुद से कैसे किया, खुद से सारी बातें सोची, क्या ये सारी बातें अगर सोच ली तो थम्स अप, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया ना। नाउ आगे मूव करें, क्वेश्चन नंबर 5 ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, बहुत आसान प्रॉब्लम है, बट क्या है इसको सॉल्व करते टाइम आपको कुछ बातों का ध्यान रखना रहता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, f1x ये दे रखा है, एक f2x दे रखा है,
एक f3x गिवन है, एक f4x गिवन है, देन चूज द करेक्ट ऑप्शंस। सबका समेशन कितना आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, एक तो ये ठीक है। सबके समेशन के बारे में कुछ ऐसे पूछ रहा है ना, चलो ठीक है समझते हैं। पहला काम तो देखो f1x लिखते हैं। f1x है क्या, f1x है साइन इनवर्स कॉस ऑफ, अरे यार एक काम करूं ना, क्यों ना मैं इसको f1x को ऐसे लिख लूं, π/2 माइनस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख लें। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स, अब क्या है फॉर्मूला आप लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते टाइम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना आता है, एक्स आता है ना, और एक्स कहाँ होना चाहिए, इसकी रेंज में होना चाहिए। ये जो एक्स है, अगर जो आउटपुट है, मतलब फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब यहाँ इनपुट है या जो आउटपुट की बात करें ना, अगर ये इसकी रेंज में है, रेंज में नहीं है तो रेंज में लेके आना पड़ता है ना। अब अगर एक्स, अगर मान लो एक्स क्या है -1 2 और एक्स कैसा आ रहा है, सॉरी 0 to पाई, ये होना चाहिए। अगर एक्स इसकी रेंज में आ गया ना, तब तो फॉर्मूला लगा दोगे ना, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, मतलब ये वाला पार्ट देखे तो इसकी रेंज कितनी है 0 to 1, 0 to 1 क्या इसकी रेंज में आ रहा है क्या, 0 to पाई बिल्कुल आ रहा है। तो मतलब मैं इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ, π/2 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। वेरी गुड है ना, तो पहला वाला तो ये है। तो अब f2x के बारे में बात करें, फर्स्ट क्लियर हुआ, f2x देखो डायरेक्टली लिख सकते हो, π/2 माइनस साइन इनवर्स, अब ऐसे कुछ करके लिखेंगे, मतलब पूरा आप जब लिखेंगे तो ये बनेगा भैया π/2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तीसरे की बात अगर करें, f3x की बात करें, तो भाई इसको भी आपने सिंप्लीफाई किया, तो π/2 माइनस करके लिखा, तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। f4x लिखें, ठीक है, तो π/2 माइनस तो हमने यहां से लिखा, π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स यहां से आया। ठीक, यहां तक की बात तो मैं क्लियर हुई ना। अब पॉइंट समझते हैं। पहला क्या दे रखा है, चारों का सम कितना होगा, भाई चारों का सम अगर निकालें, π/2 2 पाई आ रहा है, साइन माइनस साइन ऐसे कॉमन लिया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 बनेगा, यहाँ से 1 बनेगा, मतलब -2, मतलब फर्स्ट तो सही है। नाउ फर्स्ट क्लियर है, कहीं कोई समस्या नहीं आती, चारों का सम। दूसरे में अगर समझे क्या दे रखा है, ऑप्शन बी को अगर समझा जाए, आई का वैल्यू आपने 1 रखा तो मतलब क्या लिखा हुआ f1x, आई का वैल्यू 2 रखा तो आपने ये क्या लिखा हुआ f2x, आई का वैल्यू 3 रखा तो हमने कितना बनेगा -f3x, आई का वैल्यू 4 रखा तो f4x। ये पूछ रहा है ना, f2 माइनस f1x, मतलब f2 माइनस f1 निकालता हूँ, π/2 से π/2 कट जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है ना, मतलब ये बनेगा माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स और ये बन जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और f4 माइनस f3 निकालते हैं, f4 माइनस f3 हमने किया, तो f4 माइनस f3 तो कितना आ जाएगा, यहाँ से तो आया माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और यहाँ से बनेगा प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, cos स्क्वायर एक्स यहाँ से कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स यहाँ से कैंसिल, फाइनली कितना आ गया 0 आ गया। मतलब क्या इसका आंसर आएगा, बी, मतलब 0 आंसर आएगा इसका ना। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक की बात भी क्लियर हो गई है ना। मतलब पहला ऑप्शन भी सही है हमारा, दूसरा भी सही है। अब हम बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। तीसरा ऑप्शन लिखा क्या है, अच्छा आई का वैल्यू 1 डालें तो 1/3 बना, 1/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना बनेगा 0 बनेगा, -1 पावर 0 कितना आ जाएगा भाई +1, मतलब उसकी वैल्यू तो 1 आनी है। मतलब भैया ये तो क्या लिखा हुआ है f1x लिखा हुआ है, आई का वैल्यू 2 रखा, अगेन 0 बनेगा, मतलब ये क्या लिखा हुआ +f2x लिखा हुआ है। आई का वैल्यू 3 रखा तो भैया ये क्या बनेगा -f3x, आई का वैल्यू 4 रखा तो ये कितना बनेगा -f4x, ये बना। ठीक है ना, ओके, बहुत ही आसान सी बात है ना। सी ऑप्शन के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो f1 प्लस f2 करते हैं, तो f1 प्लस f2 करेंगे तो भैया ये तो कितना बनेगा पाई माइनस ऑफ 1, ये आ गया, माइनस साइन ऐसे कॉमन ले लो, f3 प्लस f2 अगर मैं लिखूं तो अगेन ये पाई -1 बनेगा, तो इससे कैंसिल हो गया। मतलब हमारे पास क्या हुआ, ऑप्शन सी भी सही है, इसका वैल्यू 0 आएगा। अच्छा, ऑप्शन डी के बारे में समझते हैं। f1x कैसे दे रखा है, f2x से बड़ा दे रखा है। f1x अगर f2x से बड़ा है तो दैट इंप्लाइज, तो ठीक है f1x तो ये रहा, f2x ये रहा, ये इससे बड़ा करा दिया, π/2 से π/2 कट गया, cos स्क्वायर x को इस साइड ले जाएंगे तो प्लस का cos स्क्वायर x माइनस का cos 2x ग्रेटर देन 0, तो ये ऑप्शन आएगा, मतलब डी सही है। क्लियर बच्चों, आई होप आपको सारी बातें समझ में आई। क्वेश्चन नंबर जो 5वां है ना, ये बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम था और कहीं पर भी इसमें कोई भी हेडेक नहीं था। ठीक है,
आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर हो गया ना। 5 का क्या आंसर आ रहा है, ए बी सी डी, मतलब चारों ही आंसर आ रहे हैं। 5th का आंसर ए बी सी डी बिल्कुल सही है ना। ना मूव करते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ। 5th के बाद 6 प्रॉब्लम। अरे क्वेश्चन नंबर 6 है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ प्लस साइन है, ये ओरिजिनल फाइल में अभी चेंज भी कर देंगे ना। ओके बच्चों, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखो ना। ऐसी प्रॉब्लम के आईआईटी में भी आ चुकी है और हमने कई बार भी ऐसी प्रॉब्लम कर लिया, तो अब हमारे लिए इस तरह की प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं होती है ना। लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन दे रखा है सच दैट, ये कंडीशन दे रखा है और x -1 से 1 में है। लेट y बराबर जी एक्स बी ए फंक्शन दे रखा है, ठीक है। y बराबर जी एक्स बी ए फंक्शन whose graph is the reflection of y equals to fx with respect to this line y is equal to x। तो y is equal to x का अबाउट क्या है, रिफ्लेक्शन है। मतलब क्या आप बात समझें कि अगर मान लो मैंने क्या किया, ये ऐसे कुछ लिखा और ये y is equal to x की लाइन लिखी हमने, ये fx है और आपको पता है, और इसका रिफ्लेक्शन क्या है, gx है। और आपको पता है fx का रिफ्लेक्शन लिया जाए विथ रेस्पेक्ट टू y is equal to लाइन, तो ये कितना आता है, f इनवर्स x आता है। मतलब इनडायरेक्ट वे में क्या बोला हुआ है कि जो इसका इनवर्स है वो gx है, fx का इनवर्स क्या है, gx है। मतलब गिवन क्या है, gx इज इक्वल टू क्या गिवन है, f इनवर्स x गिवन है, ठीक है। ये दे रखा है, दैट इज गिवन। ओके सर जी, ये दे रखा था क्या, यही दे रखा था बच्चों ना। और आपसे पूछा गया g'3, मतलब इसको एक बार डिफरेंशिएट कराएंगे और g'3 निकालेंगे। लेट, तो अब देखो आगे के पॉइंट समझो। इसको आगे कैसे लिखना चाहिए, f ऑफ gx ऐसे लिख सकते हैं। सॉरी एक सेकेंड, ओके ब्लू लेते हैं ना। तो हम मैं आगे कैसे लिख सकता हूँ, f ऑफ gx इज इक्वल टू x ऐसे लिख सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट किया हमने, डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, f डैश ऑफ gx तो यहां से आ जाएगा इनटू ऑफ g डैश x बराबर 1 आया ना। तो यहां से अगर मैं g डैश x अगर कैलकुलेट करूं कितना आ जाएगा, 1 अपॉन ऑफ f डैश ऑफ gx, ये आ जाएगा। अब g डैश x इक्वल टू कितना है, 1 अपॉन ऑफ f डैश ऑफ gx। आपसे पूछा गया g'3 पूछा हुआ है। अच्छा g'3 पूछा हुआ है तो 1 अपॉन ऑफ f डैश ऑफ g ऑफ 3, ये आ जाएगा। क्लियर, तो यहां तक की बात तो मुझे क्लियर हुई है ना। ओके तो f डैश ऑफ g3 है ना, ये लिखा हमने ना। अब पॉइंट आप समझो, g3 मुझे लिखना है ना। अब मैंने तो क्या यहां से g3 निकालना है ना, g3 निकालेंगे फिर उस पर जो वैल्यू आएगी फिर इस तरह। अब देखो इस बात को मैं आपको कई बार से बता चुका हूं ना। अब देखो फिर से एक बार समझो ना, कभी भी अगर आपको इनवर्स को डील करना होता है ना, तो हमेशा आप उसका एक एरो डायग्राम बनाया करो। कैसे, इधर से इधर देखा तो ये f है, इधर से इधर देख रहे हैं तो ये f इनवर्स है, ठीक है। और ये इसको क्या बोला उसने, g बोला है, gx है ना। मतलब क्या है कि अगर यहाँ 3 है तो इसमें 3 डालूं तो यहाँ आउटपुट क्या बनेगा, ये मतलब f के हिसाब से देखें तो भैया यहाँ पे क्या डालें कि आउटपुट 3 आ जाए। तो देखो आउटपुट 3 चाहिए तो x का वैल्यू देखो 0 डालो तो यहाँ 0 बनेगा, 0 to 0 में ये 0 हो जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब 0 और इसका वैल्यू 1 आएगा। तो f ऑफ 0 का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आया। मतलब 0 पे आउटपुट कितना आया, 3 आया, ठीक है। ये रहा हमारे पास। तो g ऑफ 3 का वैल्यू जो बनेगा भैया वो क्या बनेगा, अकॉर्डिंग दिस दैट है ना, ये आ जाएगा 1 अपॉन ऑफ f डैश ऑफ g ऑफ 3 का वैल्यू 0 आया, ये आंसर है, ठीक है ना। f डैश 0 बना। अब मुझे f डैश x निकालना पड़ेगा। अच्छा है तो इसका f डैश x निकालते हैं। f डैश 0 निकालने के लिए पहले f डैश x निकालेंगे फिर बाद में 0 पुट कराएंगे। तो एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो मैं यही डिफरेंशिएट करता हूँ। e पावर -2x को बाहर निकाला, fx का डिफरेंशियल f डैश x प्लस साइन, fx को बाहर निकाला, इसका डिफरेंशिएशन -2 टाइम्स ऑफ e पावर ऑफ -2x ऐसे कुछ आया। नाउ x का डिफरेंशिएशन 1, 3 का डिफरेंशिएशन 0, इसको डिफरेंशिएट कराएंगे तो लेबनीज थ्योरम, अपर लिमिट पुट कराया हमने अंडर रूट ऑफ x पावर 6 प्लस 1 और x का डिफरेंशिएशन 1, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट कराएंगे इनटू इसका डिफरेंशिएशन 0 है ना। फाइनली कितना आ जाना, 0 ही आ जाना है ना, ठीक है। तो ये आया। आपसे पूछा गया f डैश 0 निकालना है आपको ना। तो एक काम करते हैं, x बराबर 0 पुट करते हैं तो यहाँ तो वैल्यू 1 आ जाएगा, तो यहाँ तो आगे f डैश 0, ठीक है। 0 जब पुट कराएंगे तो यहाँ 0 बनेगा, 1 हो जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ f ऑफ 0, 1 0 यहाँ पुट कराएंगे तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ गया। f ऑफ 0 का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये 6 आ गया ना। इधर जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो f डैश 0 का वैल्यू कितना आया, 8 आ रहा है।
बात समझ में आई आपको? दिस इज द आंसर ना, एफ डैश जीरो। तो एफ डैश जीरो का वैल्यू 8 आया, तो फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एफ डैश जीरो आ रहा है, तो क्या आंसर आ जाएगा, 1/8 इसका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर बच्चों? सिक्स का आंसर कितना आ जाएगा, डी। पूछा क्या चाह रहा है, जी डैश थ्री इज नॉट इक्वल टू, अरे गलती कर दी, जैसे मैंने गलती करी ना, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना था। जी डैश थ्री किसके इक्वल नहीं है भैया? ये तो इसके इक्वल है 1/8, मतलब इसके इक्वल नहीं है, इसके इक्वल नहीं है, ये आंसर आएगा ना, कि ये आएगा। मल्टीपल करेक्ट था, ध्यान भी रख लिया था ना, ये पूछा था। तो इस तरह की बातों को ध्यान रखना। कई बार क्या है तो ये प्रॉब्लम सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम, बट आपको क्या है, गलती से ऐसे फंसाया जा सकता था, तो उस फंसा फंसी को आपको बड़े अच्छे से ध्यान में रखना है। ओके, सिक्स का आंसर कितना आएगा, एबीसी आएगा। चेक करते हैं, सिक्स का आंसर क्या है, एबीसी, बिल्कुल सही है ना, ठीक है ना। नाउ सिक्स तक अपना क्लियर हुआ, आगे मूव करें क्वेश्चन नंबर 7 है ना। क्वेश्चन नंबर 7 प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, तो बहुत ही ध्यान समझते हैं। क्या दे रखा है हमारे पास, इन एन एक्सपेरिमेंटल परफॉर्मेंस ऑफ ए सिंगल थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ अनबाइस्ड नॉर्मल डाइस, मतलब एक डाइस को फेंका जिन पर नॉर्मली 1 2 3 जो लिखा हुआ रहता है अप टू 6 तक, उस तरह के डाइस को थ्रो किया गया है। एंड थ्री इवेंट E1 E2 E3 आर डिफाइंड एज फॉलोज। E1 क्या है, गेटिंग प्राइम नंबर फेस ऑन ईच डाइस, मतलब ये पहली वाली डाइस पे प्राइम नंबर क्या आ सकता है, 2 3 5, दूसरी वाली डाइस पे भी 2 3 5 ये आ सकता है। तो कितने सारे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे भैया, 2 2 आ जाए, 2 3 आ जाए, या 2 5 आ जाए। एक तो ये बना, 3 2 आ जाए, या 3 3 आ जाए, या 3 3 5 आ जाए, ये आ जाए। उसके बाद में 5 2 आ जाए, या 5 3 आ जाए, और 5 5 आ जाए। ठीक है, ये बना हमारे पास। तो 9 केस बने टोटल हमारे पास। क्लियर? E1 क्या है, गेटिंग प्राइम नंबर्ड, ये आ गया। नाउ E2 क्या है हमारे पास, गेटिंग द सेम नंबर ऑन ईच डाइस। अच्छा, दोनों पे सेम सेम नंबर आना चाहिए, मतलब इस पे 1 1, इस पे 2 2, इस पे 3 3, और इस पर 4 4, और 5 5, और 6 6, यही हमारे पास, यही केस बनेंगे। गेटिंग टोटल ऑन द फॉर्म सम 4 आए, तो मतलब एक पे 1 3, एक पे 2 2, और एक पर 3 1, यही आ सकता है सम 4 आने केस, तो यही बने। इन 3 केस बने टोटल, है ना। ठीक है, आगे पूछना चाह रहा है प्रोबेबिलिटी है ना के बारे में ना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अगर मैं यहाँ लिखूं तो E1 का प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा, 9 फेवरेबल है, टोटल 36 आ जाएगा, ये आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 लिखूं कितना आएगा, 6 फेवरेबल है, 36 टोटल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 अगर लिखे तो भैया क्या आना चाहिए, 3 फेवरेबल हुए और टोटल 36 हुए। पूछा है सब एपी में है कि नहीं, तो भैया एपी में होने के लिए क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बराबर 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी 12/36 बना। यहाँ से देखो इन दोनों का सम 12/36 आ जाएगा, मतलब पहला वाला सही है, कहीं कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है, बात एकदम क्लियर हुई। दूसरा क्या दे रखा है, द इवेंट E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट। अच्छा, इवेंट्स को इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है, तो भाई आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, E1 इंटरसेक्शन E2 निकाला आपने, तो किसके बराबर आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 के बराबर आना चाहिए, यही होना चाहिए, है ना। ठीक है, अब E1 इंटरसेक्शन E2 अगर देखें तो भैया E1 इंटरसेक्शन E2 यहां पर बात कर रहे हैं, तो सेम टू सेम आ रहा है इसमें। सेम टू सेम के हमारे पास कौन से केस बन सकते हैं, एक तो 2 2 बना, एक 3 3 बना, और एक 5 5 बना। 3 फेवरेबल केस हुए, तो ठीक है 3/36, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आई 3/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अगर देखें तो भैया वो कितना आ रहा था, E1 का प्रोबेबिलिटी आ रहा था 9/36, और दूसरे का प्रोबेबिलिटी कितना आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना आ रहा है, 6/36 आ रहा है। ठीक है, ओके। अब देखो 6 से तो ये कैंसिल हुआ 6 टाइम्स, ठीक है, यहां से 6 से 6 टाइम्स कैंसिल हो गया। 6 से अगर देखें तो ये कितने टाइम्स कैंसिल हो रहा है हमारे पास, 3 टाइम्स, और एक 2 यहां पर बच गया, है ना। 636 यहां से आ गया, 3/2 यहां से कुछ आ रहा है ना, एक 2 का फैक्टर आ रहा है ना। E1 इंटरसेक्शन E2 में ये नहीं आ रहा, मतलब ये दोनों इवेंट क्या होगा, इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, 1/2 का फैक्टर आ गया, है ना। ओके, तो सेकेंड ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं। क्या पूछते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 निकालना जब E1 हो चुका है, मतलब क्या फॉर्मूला रहता है इसका, सभी को पता है, E3 इंटरसेक्शन ऑफ E1 अपॉन में क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। ठीक है, ये आ गया।
ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की अगर मैं बात करूं तो E1 का प्रोबेबिलिटी तो कितना आ रहा है, 9/36 आया। इसमें से मुझे E1 इंटरसेक्शन E3 चाहिए, मतलब सम 4 वाले चाहिए। तो सम 4 यहाँ पर कहाँ आ सकता है, 2 केस में आ रहा है ना, बाकी और जगह सम 4 आ रहा है क्या, नहीं आएगा ना। एक ही केस हमारे पास फेवरेबल रहा ना, मतलब वो एक केस फेवरेबल रहा, टोटल कितना रहा, 36 रहा। चलो ऐसे कर लेते हैं, फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 1/9। और भी कुछ आ सकता है क्या, हाँ और नहीं आ रहा ना, 1/6 एक ही बनेगा सम 2 to 4 वाला। 3 1 तो आएगा ही नहीं ना, क्योंकि वो भी नहीं आ सकता, और 3 आने के लिए 3 1 1 3 मतलब प्राइम नंबर है ही नहीं ना। ठीक है, एक ही केस बनेगा ना, ये आएगा, मतलब ये भी हमारे पास सही ऑप्शन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू ना, तो बी और सी ट्रू नहीं है। अब डी को चेक करते हैं ना। ओके, डी को चेक किया जाए तो देखो, पहली बात तो देखो, इस सिंबल्स का मतलब समझे ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका मतलब तो है प्लस का मतलब E1 यूनियन E2, और इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन ऑफ E3। ये E2 में से E3 को हटा दिया, ये है इसका मैथमेटिकली मीनिंग है ना, अगर हम सेट के फॉर्मेट में लिखें तो। अब क्या है, मुझे इसको लिखना है, तो ये लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ऑफ E2, तो ये है, इसको लिखना है। E2 ऐसे आप समझो, ए बी बार आपको लिखना है, ये मान लेते हैं ए बी बार, आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी बार। बी के बाहर जाना और ए के साथ इंटरसेक्शन, मतलब टोटल में से ए इंटरसेक्शन बी हटा दो, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 में से मैं क्या करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन ऑफ E3 हटा दिया जाए, ये आ गया ना, ये इसका मीनिंग रहा ना। ना अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी है ना, पता ही है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 तो कितना आ रहा है, 9/36, ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, कितना आ गया, 6/36 माइनस E1 इंटरसेक्शन E2, E1 इंटरसेक्शन E2, इन दोनों का इंटरसेक्शन ना, E1 भी होना चाहिए E2 भी होना चाहिए, सेम नंबर भी आना चाहिए और प्राइम नंबर भी होने चाहिए। ठीक है, तो 2 ही आ सकता था हमारे पास में, एक ही आ रहा था ना, तो 1/36 आ जाएगा ना, तो 1/36 यहाँ से आया, माइनस साइन ऑफ E2 इंटरसेक्शन ऑफ E3, मतलब सम 4 होना चाहिए और इक्वल नंबर्स आने चाहिए, तो 2 आ सकता है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 1/36, ये आया। तो यहाँ से कितना बना, 12 यहाँ से बना और 9 यहाँ से बना, तो 12 और 9 हमारे पास कितना है, 21, एक यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 19 बना, सॉरी 19/36, ये आ जाएगा। 2 यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ रहा है, 19/36। कहीं कुछ गलती करते हैं, कैलकुलेशंस देख लेते हैं। 12 में हमने क्या किया, ये जोड़ दिया ना, 12 और 9 हमारे पास, ये 21, ठीक है 1। कहीं कुछ गलती कर रहे हैं क्या, E1 इंटरसेक्शन E2 की बात करें, एक बार फिर से देख लेते हैं, सेम नंबर्स होने चाहिए और प्राइम नंबर आने चाहिए, तो 2 आ सकता है, और एक 3 भी तो आ रहा है ना, सॉरी, अच्छा मैंने शायद 3 को भूल गया हूँ, पहले भी शायद किसी आंसर में गलती आ सकती है ना, 3 भी तो आ रहा है ना, और एक 5 भी आ रहा है, सॉरी 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 सॉरी, ये जल्दबाजी में गड़बड़ हुआ ना, 3 आने चाहिए ना। ओके, ऑप्शन बी और सी को थोड़ा चेक करना पड़ेगा फिर से बच्चों ना, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, थोड़ी सी गड़बड़ है ना, और ऑन ईच डिवाइस ना। चलो ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3/36 आएगा ना, 3/36 ये बना। एक बार फिर से देखते हैं, कुछ गलती तो नहीं कर रहे ना, सेम नंबर्स आने चाहिए और प्राइम नंबर होने चाहिए ना। E1 इंटरसेक्शन E2 के बारे में बात कर रहे हैं तो ना, ठीक बात है, सही है ना, ये हो जाएगा, ओके है ना। और ये कितना जाएगा, E2 इंटरसेक्शन E1, ये तो सही है ना, 1/36 आएगा, तो -4 यहाँ से हुआ, 21 -4 जब कराएंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 17 आएगा, ये सही ऑप्शन है ना। तो डी अपना कैसा होगा, सही हो गया। बच्चों एक बार बी और सी को भी चेक करते हैं ना, E1 इंटरसेक्शन E2 की जब बात कर रहे थे ना, 3/36 सही लिखा था हमने, ठीक है ना। ओके, E1 इंटरसेक्शन E2 ना 3/36, तो वहां गलती लिख रहे थे ना, शायद सही है ना। E1 बाई इंटरसेक्शन E3 ये भी सही है ना, तो मतलब क्या आंसर आएगा, ए और डी आएगा, सही है ना, ए और डी सही है क्या, चेक करते हैं, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 7th का ए और डी बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही जवाब। क्या बच्चों क्लियर आप लोगों को, ओके, आई होप आपको यहाँ तक की सारी प्रॉब्लम समझ में आ चुकी ना। अब आगे मूव करते हैं हम न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स।
अब समझो बच्चों न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है ना, बहुत ही ध्यान से समझना। पहली बात तो क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर है ना, तो ये पढ़ना आना चाहिए आपको ना। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, एल एन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दे रखा है जब एक्स कैसा है, बिलोंग्स टू इंटीजर नहीं है, और जीरो दे रखा है जब एक्स का वैल्यू कैसा है, इंटीजर है। ठीक है, ये दे रखा है एफ एक्स का डेफिनेशन। ओके, पूछा गया आपसे एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व एफ एक्स एंड y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स, और इन दिस इंटरवल पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखो बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना। पहले तो काम तो देखो मैं एफ एक्स का डायग्राम बनाते हैं ना, एल एन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो देखो एल एन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जब डायग्राम बनाओगे तो हमेशा क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कैसा पीरियोडिक फंक्शन है। तो एक काम करते हैं, इसका 0 to 1 एक पीरियड में इसका डायग्राम बनाते हैं। भाई जब x 0 to 1 होगा तो भैया ये क्या बनेगा, ln x बनेगा, और कब बना, जब x 0 to 1 में है। ठीक है, ओके, ln x का डायग्राम कुछ ये आता है 0 to 1 में। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और 0 यहाँ तक जाएगा, और यहाँ पर ओपन दिखा देंगे। ये तो आया ln x का डायग्राम आया, बट हमें x का डायग्राम बनाना है तो उसका पीरियड 1 है, तो भैया सेम बात फिर से रिपीट होगी, फिर सेम बात फिर से रिपीट होगी, ऐसे करके डायग्राम बनेगा। ये तो डायग्राम आया ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का है, मतलब एफ एक्स का डायग्राम आया। मतलब अगर मैं साफ साफ अगर यहाँ पर डायग्राम बनाए तो आप मेरी बात को समझना कि पहले तो मैंने ये किया 1 ऐसे एक नंबर हटा दिया, 2 ले लेते हैं यहाँ पर, और एक 3 ले लेते हैं ना, कुछ कुछ पॉइंट समझते हैं। 0 to 1 में ऐसे डायग्राम बना, यहाँ ओपन, फिर डायग्राम कुछ ऐसे बना। ठीक है, यहाँ तक आया। ठीक है, और इसका पीरियड की बात करें, सॉरी इसका डोमेन की बात करें तो क्या आ जाएगा, सारी वैल्यू जाएंगी। मतलब इधर भी डायग्राम बनेगा ऐसे, क्योंकि इसका डोमेन कितना आ रहा है, एक्स की सभी वैल्यू जा रही है, बस इंटीजर नहीं होना चाहिए। और यहां से अगर बनाए तो ये डायग्राम कुछ ऐसे आएगा, ये एक्स एक्सिस और दिस इज वाई एक्सिस, 1 2 -1 और -2, ये तो है एफ एक्स का डायग्राम। अब आपको एफ ऑफ मॉड एक्स का डायग्राम बनाना है। तो देखो ये बात अपना कई बार चर्चा में आ चुकी है कि एफ ऑफ मॉड एक्स का डायग्राम जब भी आप बनाओगे तो मान लो कि अगर ये एफ एक्स का डायग्राम है, ठीक है, एफ ऑफ मॉड एक्स का डायग्राम बनाना है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ में जो भी होगा आप उसी का मिरर इमेज लेंगे। और मान लो इसका ऐसे हमने मिरर इमेज लिया, तो ये कंप्लीट डायग्राम क्या होगा, एफ ऑफ मॉड एक्स का डायग्राम होगा। क्या क्लियर हुई मेरी बात? अब मैं क्या कर रहा हूं, एफ ऑफ मॉड एक्स का डायग्राम बना रहा हूं ना, और इसी डायग्राम में बना रहे हैं ना, बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पर इसी डायग्राम बना रहे हैं। तो फर्स्ट एंड फोर्थ में जो भी है ये है, इसका मिरर इमेज ले रहा हूं, तो मैं इसका मिरर इमेज 0 to 1 में तो कुछ ऐसे जाएगा, देखो ऐसे ऐसे गया। ठीक है, इसका मिरर इमेज यहाँ ओपन दिखा देते हैं, इसका मिरर इमेज कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, तो अब क्या रेड में जो दिखा रहा हूं, तो ये हल्का सा जो रेड चल रहा है, एक ये रेड एक हल्का सा ये रेड, ये कंप्लीट किसका डायग्राम आया, एफ ऑफ मॉड एक्स का है, जो रेड वाला चल रहा है। ग्रीन वाला एफ एक्स का डायग्राम है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, एफ एक्स और एफ ऑफ मॉड एक्स -2 से लेकर के 0 तक, और y बराबर 0 का मतलब एक्स एक्सिस, तो इसके बीच में है ना जो डायग्राम, मतलब ये पूरा डायग्राम, इसका जो एरिया है, ये एरिया, ये वाला एरिया आपको फाइंड आउट करना है। अरे यार आपको दिख रहा है ना, सिमेट्रिक है। हम एक काम करते हैं, हम ये यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। वैसे भी सिमेट्रिक दिख रहा है ना, तो आपको क्लियरली पता हो जाना चाहिए कि भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आएगा, -12 आएगा, मिड पॉइंट आएगा ना। ठीक है, तो एक काम करते हैं, -12 से लेके 0 में इस ग्रीन वाले से ना जो एरिया आ रहा है वो निकाल लेते हैं अपना। ठीक है, और उसको अपने क्या करते हैं, 4 टाइम्स इंटीग्रेट कर देते हैं, तो रिक्वायर्ड एरिया कितना आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ -12 to 0। ठीक है, और हमने एफ एक्स को इंटीग्रेट कर दिया, मतलब ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को इंटीग्रेट किया dx, और यहाँ लगा दिया मॉड, क्योंकि इसकी वैल्यू आनी है नेगेटिव, हमें एरिया निकालना है, तो एरिया कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ओके, अच्छा -12 to 0 में जाए ना, ओके -12 to 0 में चाहे तो आप देखो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करके सॉल्व कर दूं। आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, एक काम करते हैं, लिमिट में 1 1 जोड़ देता हूँ। ये मैं आपको कई बार सिखा चुका है ना, अगर आपने लिमिट में अगर 1 जोड़ा तो यहाँ हाफ बनेगा और यहाँ 1 बनेगा, और यहाँ क्या बनेगा, ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x + 1। ठीक है, और यहाँ dx। अब ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x + 1 तो क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही आ जाएगा।
मतलब ये क्या आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ हाफ टू 1। तो यहाँ से एल एन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आया, और एक्स कैसा जा रहा है, हाफ से लेके 1 में जा रहा है। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स ही लिख सकते हैं। एल एन एक्स आया डी एक्स, ये आ जाएगा। तो ये इसका इंटीग्रेशन आया। अब क्या है, इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब सॉरी ये इसका फाइनली ये वैल्यू है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं ना, इंटीग्रेशन ये नहीं है, इंटीग्रेशन तो अब करेंगे। अब बच्चों देखो इसको इंटीग्रेट करना है, तो एक काम करते हैं, इस वाले सवाल को तो साइड कर देते हैं अभी ना, क्योंकि अभी इसको नहीं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया के बारे में बात कर रहे थे। 4 टाइम्स ऑफ एल एन एक्स का इंटीग्रेशन कितना आता है, बाई पार्ट्स लगाएंगे। एल एन एक्स को बाहर निकाला, एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स आया। फिर क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया, यहाँ जो इंटीग्रेशन आया उसको लिखा, और डी एक्स ओवरऑल पे ऐसे लिख दिया, और लिमिट चढ़ा दी हमने हाफ से लेकर के 1। dx का यहाँ से एक्स एक्स कट जाएगा, फाइनली एक्स आ गया। मतलब कहने का मतलब ये है 4 टाइम्स ऑफ एल एन एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स, और हाफ से लेकर के 1, ये लिखा ना 4 टाइम्स ऑफ। अब अपर लिमिट पुट करते हैं, तो अपर लिमिट पुट करें, एल एन 1 तो 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस 1, फिर माइनस साइन। लोअर लिमिट पुट करते हैं, एल एन हाफ यहाँ से आएगा, इनटू में हाफ आ जाएगा, माइनस ऑफ हाफ यहाँ से आया, ये आंसर आया। ये फाइनल आंसर है ना। सिंप्लीफाई करते हैं, कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 4 तो यही लिखा हुआ है, -1 यहाँ से लिखा हुआ है, -1 से कितना जाएगा, प्लस का हाफ यहाँ से आ गया, तो ये बन जाएगा माइनस हाफ। ठीक है, माइनस ऑफ 2 पावर -1 करके लिख देता हूँ ना, तो हाफ तो यहाँ से लिखा, प्लस का साइन आ जाएगा, और ये बन जाएगा एल एन 2। 4 को मल्टीप्लाई किया तो 2 टाइम्स ऑफ एल एन 2 तो हमने यहाँ से लिखा, माइनस ऑफ 2 हमने यहाँ लिखा। ये आंसर आ रहा है ना। क्या दे रखा है उसने, कैसे दिया है आंसर, के माइनस ऑफ एल एन पी करके दिया हो ना, के माइनस ऑफ एल एन पी और के प्लस पी एच। अगर ऐसे लिखा है, हाँ हाँ हाँ, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है ना। हाफ हाफ ऐड कर दिया तो यहाँ ठीक है, 1 ऐड कर दिया तो यहाँ हाफ आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक बात है यहाँ तक भी। यहाँ पर जब कराएंगे तो सॉरी 1 ऐड करें तो यहाँ -1 करेंगे ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -1 निकालो या सेम निकालो, सेम ही बात है ना, ये आएगा आंसर है ना। ठीक बात है, यहाँ तक भी ठीक है हमारा। एल एन एक्स को बाहर निकालेंगे, x का इंटीग्रेशन इतना जाएगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, ठीक बात है। अपर लिमिट पुट कराएंगे तो 1 पुट कराएंगे तो 0 हो जाएगा, हाफ पुट कराएंगे तो हाफ इंटू एल एन हाफ, माइनस हाफ भी ठीक है, माइनस माइनस प्लस का हाफ बनेगा, तो माइनस हाफ यहाँ से बना, माइनस ऑफ हाफ एल एन 2 है ना। एक काम करते हैं ना, तो इसको मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ ना, ऐसे ही रहने देते हैं। तो माइनस ऑफ 2 एल एन ऑफ 1/2, और माइनस ऑफ 2 हमने यहाँ लिखा, ठीक है ना। तो ये मैंने कुछ ऐसे लिखा, -2 माइनस ऑफ एल एन ऑफ 1/, -2 को इधर लेके जाते हैं ना, सॉरी, तो यहाँ से जब लिखेंगे तो ठीक बात है ना, यहाँ तक तो ठीक था। इसको लेके जाएंगे तो माइनस का 2 तो एल एन 4 बनेगा, और ये माइनस में दे रखा है कि हमने, ये एल एन पी है ना। एक सेकंड रुक जाओ, ये सही लिखा है क्या हमने, यहाँ तक तो ठीक है ना। यहाँ माइनस भी 2 गया माइनस, अब मैंने क्या लिख दिया, एल एन, इसको 1/2 लिख दिया, सॉरी, माइनस ऑफ 2 पावर -1, तो सही है यहाँ तक बात भी। 2 को फिर ऐसे लिख देते ना डायरेक्ट, -2 माइनस ऑफ एल एन 4, ये बन रहा है, प्लस का एल एन 4 है ना, ये बना। और इसको अगर मैं लिखूंगा तो -2 माइनस ऑफ एल एन ऑफ 1/4, कुछ ही आया है ना। क्या आंसर पूछना चाह रहा है हमसे, के प्लस पी इच, तो के प्लस पी अभी के हिसाब से कितना आ रहा है, के का वैल्यू -2 आ रहा है, के का वैल्यू -2 आया, और पी का वैल्यू 1/4 आ रहा है, तो -8 तो -7/4 आ रहा है। क्या ऐसा दे रखा है क्या आंसर, 8 का आंसर, 8 का आंसर
0.7 दे रखा है ना, 8th का आंसर तो 6 दे रखा है, सॉरी 8th का आंसर 6। कहीं कोई मिस्टेक हो रही है क्या? डायग्राम तो ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी बात ठीक थी, -हाफ से लेकर 0 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, है ना। रिक्वायर्ड एरिया लिख रहे हैं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी, तो मॉड को लगाना भूल गए थे अपने लोग। मॉड यहाँ पर लिखेंगे, मॉड यहाँ पर लिखेंगे, और मॉड यहाँ पर चलता रहेगा, मॉड यहाँ पर भी चलेगा। ये टर्म रह रहा था ना, मॉड लिखना भूल रहे थे, क्योंकि अभी हमने सिर्फ इंटीग्रेट किया था, जबकि हमें एरिया निकालना है। अगर सब कुछ बातें ठीक है ना, तो यहाँ तक की बात तो सही थी। तो 4 तो हमने यहाँ से लिखा, मॉड में यहाँ लिखा ना, ठीक है। हाफ ऑफ ln2, 4 को चलो अंदर भी भेज दिया हमने, तो यहाँ से बना 2 टाइम्स ऑफ ln2, और माइनस का 2 यहाँ पर बना, ठीक है, ओके। इसको अगर मैं लिखूं तो ये ln4 यहाँ से बनेगा, माइनस का 2 यहाँ से बना, और ये कुछ ऐसे बना, ठीक है ना। यहाँ तक की बात हमें समझ में आई। अब देखो इसका वैल्यू अगर समझे, ln4 का जो वैल्यू आएगा, यहाँ समझो आप ln4, तो इसे 2 स्क्वायर लिख दूं, और यहाँ पर 2 पॉइंट ई जो लिखा हुआ 2 पॉइंट समथिंग है इसका बेस, है ना। अच्छा, इसका वैल्यू 2 से ज्यादा आएगा कि 2 से कम आएगा, इस बात को आप समझिए ना। इसका वैल्यू आएगा 2 से कम, कारण कि अगर मान लो यहाँ पर ई लिखा हुआ है ना, ऐसे समझो log ऑफ ई, और यहाँ अगर ई स्क्वायर होता तो 2 बाहर निकलता, तो वैल्यू कितना आता? 2 आता। अब ई स्क्वायर से 2 4 कैसा है? ई स्क्वायर से कम ही है, ये 2 पॉइंट समथिंग है, 2 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर कराएंगे तो 4 पॉइंट समथिंग ही आएगा ना, मतलब इसका वैल्यू 2 से छोटा आ रहा है। तो अगर 2 से छोटा आया तो भैया मोड के अंदर क्वांटिटी नेगेटिव है, तो मोड माइनस साइन से खुलेगा, 2 माइनस ऑफ ln4 आएगा, ये आंसर आएगा बच्चों ना। इस गलती का ध्यान रखना था ना, हमने एरिया निकाल रहे थे तो मॉड लगाएंगे, ना कि हम डेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। 2 माइनस ऑफ ln4 ये आंसर आया, तो 2 माइनस ऑफ, अब k माइनस lnp है ना, 2 माइनस ln4, तो k प्लस p कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो k प्लस p 6 आया, तो क्या वैल्यू आएगा? k प्लस p का वैल्यू 6। शायद अभी हमने चेक भी किया था ना, तो 6 ही था इसका ना, 8 का 6 है, 9th का 0.07 है ना। चलो ठीक है, याद रखिए ताकि बाद में चेक ना करना पड़े। चलो बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया ना, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, बस डायग्राम को अच्छे से ध्यान बनाना था आपको, और बारीकियों से प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो कुछ लिखने करने के पीछे पर्पस था। आपने क्या किया, यहाँ टी क्यू हर जगह दिख रहा है, तो पहला काम तो क्या करना चाहिए मुझे, लेट पी क्यू का वैल्यू x लेना चाहिए। टी 0 को अप्रोच कर रहा है तो x भी कहाँ अप्रोच करेगा? 0 को अप्रोच करेगा। सिंस t अप्रोचेस टू 0, दैट इंप्लाइज कि x अप्रोचेस टू 0, ये आ गया। नाउ लिमिट t टेंड्स टू 0, तो आई कैन राइट साइन x माइनस ऑफ x इंटू कॉस x प्लस साइन ऑफ, ये क्या बन जाएगा? टी क्यू पावर 5, मतलब x पावर 5 अपॉन में x। अब टी क्यू यहां लिखेंगे तो एक्स क्यू यहां से आ गया, माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 3x, ठीक है, सॉरी ई पावर x आएगा, थोड़ी सी गलती को सुधारते हैं। ई पावर टी क्यू को हमने x लिखा हुआ है तो 3x बना, ठीक है ना, ऐसे कुछ लिखा हुआ, और x टेंड्स टू 0, x 0 को अप्रोच कर रहा है। अच्छा, इस तरह का प्रॉब्लम बना हुआ है, तो देखो अब ज्यादा ऐसा लोड ही नहीं लेना चाहिए आपको ना। एग्जाम में जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना, खासतौर से अगर लिमिट की प्रॉब्लम्स है, तो एग्जाम के अंदर थोड़ा उल्टे तरीके से सोचते हैं। उल्टा तरीका मतलब जैसे मैं पढ़ा रहा होता हूँ उस हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ कि LH रूल और एक्सपेंशन को आपको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। LH रूल और एक्सपेंशन को सबसे लास्ट में जाना चाहिए, बट एग्जाम के अंदर क्या उल्टा, LH एक्सपेंशन को आप पहले सोचोगे, अगर वो लग रहा है क्या, अगर उसके लगाने से प्रॉब्लम आसान बन रही है और जल्दी सॉल्व हो रही है, तब LH और एक्सपेंशन के बारे में जरूर सोचिए। जैसे अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ इस प्रॉब्लम के बारे में, तो भैया मैं एक्सपेंशन फटाफट लगा दूंगा, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि एक्सपेंशन से फटाफट सॉल्व हो जाना है, और डायरेक्ट दिख भी रहा है। साइन एक्स का एक्सपेंशन x माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, कहाँ तक जाए भाई, ये पावर हायर है ना, यहाँ से एक पावर थोड़ा ज्यादा तक चले जाते हैं, एक्स पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल डॉट डॉट गए, ठीक है, माइनस साइन ऑफ x इंटू कॉस एक्स का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस साइन ऑफ
एक्स पावर 4/4 फैक्टोरियल, एक्स पावर 6/6 फैक्टोरियल, ये आ गया प्लस साइन एक्स पावर 5 अपॉन में अगर देखें तो एक्स तो यहाँ लिखा हुआ हमने। अब 1 + 3x को देखें तो 1 प्लस ई पावर एक्स 1 + x, एक्स की जगह 3x प्लस एक्स स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा 2 फैक्टोरियल प्लस साइन 3x का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। ओके, -1 और -3x हमने यहाँ लिखा, आगे जरूरत पड़ेगी तो एक्सपेंशन की टर्म और लिख लेंगे, है ना। देखो ये टर्म तो इससे कैंसिल हो गया, ठीक बात है ना। लिमिट x 0 को अप्रोच कर रहा है, x यहां से आ रहा है, -x यहां से आया, कुछ कुछ टर्म्स को तो हटाया, x³ यहां से आ रहा है और माइनस माइनस का प्लस का x³ यहां से आ रहा है, ठीक है। तो देखो टर्म को समझिए आप, है ना, और यहां से x² का टर्म भी आ रहा है ना, इसको मल्टीप्लाई करते तो x³ यहां से, x³ यहां से, x³ को टर्म को मैंने एक साथ लिखा, x³ यहां से आया 1/2, यहां से कितना बना माइनस का 1/3 फैक्टोरियल 6 आ जाएगा ना, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो कितना बन जाएगा ये 2/6, मतलब 1/3 आ गया। ओके, x पावर 4 को अगर मैं लिखूं, x को मल्टीप्लाई किया x पावर 5 से, तो यहाँ x पावर 5 बनेगा, यहाँ पर भी x पावर 5 का टर्म आ रहा है, तो चलो मैंने x पावर 5 की टर्म को एक साथ ऐसे लिख लिया, यहाँ से 1/5 फैक्टोरियल लिखा, यहाँ से x पावर 5 की टर्म, अगर मैं x पावर 5 की टर्म लिखेंगे तो माइनस माइनस यहाँ से जाएगा 1/4 फैक्टोरियल, यहाँ से x पावर 5 का टर्म हमने यहाँ से लिखा प्लस का 1 आया, ठीक है। आगे टर्म्स उसकी हायर पावर की आ रही हैं, चलो ठीक है, इतना लिख लेते हैं। ओके अब देखो बात को समझें, ये से कैंसिल हो, x³ का टर्म यहाँ से आ रहा है, देखो x³ x को अंदर मल्टीप्लाई किया हमने तो बन जाएगा 9 2 है ना, अपॉन में 2 फैक्टोरियल 9/2 है ना, ये आ गया x² और यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो x³, ठीक है। तो प्रॉब्लम यही सॉल्व हो गया ना, यहाँ x³ बनेगा और ये x पावर 4 का टर्म बनेगा ना, तो चलो ठीक है। तो 27 तो हमने यहाँ से लिख दिया अपॉन में 3 फैक्टोरियल x पावर 4 का टर्म आ रहा है ना, ठीक है। अब x³ मैंने यहाँ से कॉमन लिया और x³ हमने यहाँ से कॉमन लिया, तो हर जगह x छूट जाएगा, यहाँ पे भी हर जगह x छूट जाएगा, x जब 0 को अप्रोच कराएंगे तो हर एक टर्म 0 में चला जाएगा, ये भी 0 में चला गया, ये भी 0 में चला गया, मतलब क्या बचा, यहाँ से 1/3 बचा, यहाँ से आ जाएगा 2/9 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आया। ओके, ये है ना सॉल्व करने पे 1/3 यहाँ से आया 9/2 ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो कितना आ रहा है 20/27, ये आंसर आ रहा है ना 2/27। ओके चलो ठीक है, ये फाइनल आंसर है, आप चेक कर लेना ना, कहीं कोई गलती हो तो देख लेना ना, क्लियर बच्चों, कर सकते हैं ना, कहीं कोई समस्या नहीं है। ओके है ना, क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम, बहुत अच्छे ढंग से ना, कहीं भी कोई समस्या नहीं, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन लगाओ और कैलकुलेशन करके सॉल्व करो ना, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं जाती ना। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अरे क्वेश्चन नंबर 10 जो दे रखा है ना, ये भी बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, कुछ नहीं था, एक लॉग की कुछ प्रॉब्लम्स आपको लेनी थी, अभी तक हमने लॉग की प्रॉब्लम्स ली नहीं थी, तो कुछ कुछ प्रॉब्लम हम लॉग की प्रैक्टिस भी यहाँ पर हो जाए आप लोगों की, इसलिए कुछ प्रॉब्लम्स लॉग की हमने यहाँ डाली हुई है। क्यों डाली है, क्योंकि आईआईटी में कई बार लॉग को अलग से लॉग की प्रॉब्लम पूछ लेता है, सेपरेटली पूछ लेता है, ठीक है। नाउ अब देखो, पहले तो देखो इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो बहुत आसान प्रॉब्लम है ये, लॉग ऑफ यहाँ लिखा हुआ और यहाँ लिखा हुआ x² माइनस ऑफ 2x, यहाँ लिखा हुआ है 2x² प्लस में 2x प्लस 3, और यहाँ लिखा हुआ है x² प्लस का 2x प्लस का 5 बराबर में 0 लिखा हुआ है, ठीक है ना। पहले तो देखो आप ये समझो, लॉग x बेस a इज इक्वल टू अगर n है तो x इज इक्वल टू कितना आता है, a पावर n आता है, ये फॉर्मूला आप याद रखो, मतलब x इज इक्वल टू जो बेस है ना वो हमेशा बेस ही रह जाएगा, a पावर n, समझ गए ना। ओके अब देखो पहला वाला हमने लॉग हटाया, तो हमने क्या लिखा, देखो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ, फिर आपको कुछ बातें बताऊंगा कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैंने क्या किया, इस लॉग को हटाया, तो लॉग को हटाया तो लॉग ऑफ यहाँ बनेगा ये x² माइनस ऑफ 2x² प्लस का 2x प्लस का 3, यहाँ इसके पावर में 0 जाएगा तो ये 1 बना, ठीक है। तो x² माइनस 2x, तो यहाँ बनेगा 2x² प्लस का 2x प्लस का 3, ये आ गया ना, ठीक है। अब इसको मैं इस साइड ले जाता हूँ, x² तो यहाँ से आया प्लस का 4x यहाँ से आया प्लस का 3 बराबर 0 आया, मतलब x का +1 और x + 3 ये इसके फैक्टर्स आ गए, तो x का वैल्यू कितना आया -1 और -3 आया, ये इसके वैल्यूज आए,
ठीक है। नाउ अब बच्चों आप बात को समझो ध्यान से, -1 और -3 ये इसका आंसर आ रहा है ना। अब क्या करना चाहिए आप लोगों को, -1 और -3 इसका आंसर है। अब क्या करना चाहिए, जो भी आंसर्स आ रहे होते हैं ना आपको उनको क्रॉस चेक करना होगा, वेरीफाई, क्योंकि आपने क्या किया है, ज्यादा लॉग में क्या है कि कुछ कंडीशंस का आपने ध्यान नहीं रखा था ना। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ आंसर्स आ रहे हैं उनको फटाफट चेक करके देख लो, भाई -1 सेटिस्फाई कर सकता है क्या, कहीं कोई दिक्कत जा रही है कि -1 इसके डोमेन में है या नहीं, इन सब बातों को देखना होता है, बस डोमेन के अंदर के पॉइंट्स को देखना होता है। ठीक है, -1 को देखो मैं यहाँ पुट करता हूँ, चलो मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ फटाफट सी ना, लॉग ऑफ -1 को मैंने यहाँ पुट किया, -1 है यहाँ 3 चल रहा है, चलो ठीक है, -1 जब यहाँ पुट कराएंगे तो यहाँ +1 बनेगा, -2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, और -1 जब यहाँ पुट कराएंगे तो यहाँ +1 और यहाँ 5 और 4 आ जाएगा, मतलब ठीक है ना, बात ठीक है ना, सही है ना, मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं डोमेन में। वैसे देखो इसके वैल्यू 1 आ गई, log 1 0 आ गया, सही बात है। -3 और चेक कर लेते हैं, -3 जब चेक कराएंगे तो कितना आ जाएगा, -3 और log -3 यहाँ पुट कराएंगे तो 9 यहाँ से बनेगा और 6 यहाँ से आ जाएगा, 15 आ गया। ठीक है, -3 जब यहाँ पुट कराएंगे तो यहाँ 9 बनेगा, 9 को मल्टीप्लाई किया 18, 18 में से 6 जाएगा तो कितना बचा, 12 + 3 15 बना। ठीक है, और यहाँ से जब -3 पुट कराएंगे तो 9 + 5 14, और 14 में से मतलब पॉजिटिव जा रहा है ना, 6 गया है ना, 8 बच रहा है मतलब, है ना। तो ठीक है, अगेन इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, सही बात है, दोनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो क्या वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ रियल वैल्यू ऑफ x कितना आएगा, आंसर इज 2। भाई ऐसे 2 रियल वैल्यूज होंगी, ठीक, ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कितना आ रहा है, 2 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर इज 2 2 2 2 2 आना चाहिए। आंसर 10 का कितना है, 2 आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब। क्लियर बच्चों, आई होप आपको डीपीपी नंबर 39 की सभी प्रॉब्लम्स अच्छे से क्लियर हो गई होंगे ना, कहीं भी कोई डाउट नहीं है। एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं फटाफट से ना, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को आपको दोबारा से ध्यान देना चाहिए। ये आसान प्रॉब्लम है, ये भी बहुत आसान प्रॉब्लम, बस सब्स्टिट्यूशन का ध्यान रखना था आपको ना, टीक्यू में ही डील नहीं करना है, टीक्यू से लोअर पावर में डील करना। ये प्रॉब्लम ठीक प्रॉब्लम है ना, बढ़िया है, ये आसान प्रॉब्लम थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, ये भी बढ़िया प्रॉब्लम है। ठीक है, ये आसान प्रॉब्लम थी, ये बढ़िया प्रॉब्लम थी, ये बढ़िया प्रॉब्लम है, ये भी बढ़िया प्रॉब्लम थी, और ये भी अल्टीमेट प्रॉब्लम थी। ठीक बच्चों, आई होप आपको डीपीपी नंबर 39 की सभी प्रॉब्लम्स क्लियर हो गई होंगी, कहीं भी इसमें कोई डाउट आपको नहीं है। ओके बच्चों, तो पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि ये मेहनत आपके काम आनी है, मेरे काम नहीं आनी है। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय।